हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फार्मेसी इंडिया लाइव। तो आज की इस क्लास में हम दी एंड करने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जितने भी चीजें बची हुई है बहुत ही कम है, जो है डिसऑर्डर है, एसिमिलेशन है, बस। तो वो आज हम खत्म कर देंगे, उसके बाद ये चैप्टर आपका एंड हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एसिमिलेशन क्या होता है। एसिमिलेशन का क्या मतलब है, समझिएगा इस बात को। देखिए, आपने खाना खाया है ना, खाना खाया, वो मेटाबोलाइज हो गया, वो सिंपलर फॉर्म्स में टूट गया, उसका ब्रेक डाउन हो गया। अब ये जो डाइजेस्टेड चीजें बची हुई हैं, यानी जो सिंपलर फॉर्म्स बची हुई हैं, वो कहाँ एंटर करेंगी? ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में। और उसके बाद वो अपनी अपनी पर्टिकुलर जगह चली जाएंगी, जैसे आपके टिश्यूज के पास, सेल्स के पास, ऑर्गन्स के पास, जो उनको यूज कर लेंगे अब अपने लिए, है ना। क्योंकि खाने से हमें मिलती है एनर्जी, तो हमें मिलती है, हमें मतलब जो हमारे ऑर्गन्स हैं, टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनके पास जाएगा। कैसे जाएगा? ब्लड के पास। यही कंडीशन कहलाती है एसिमिलेशन। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स इनटू ब्लड इज कॉल्ड एसिमिलेशन। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट इनटू ब्लड एंड देन टिश्यूज लिख लीजिए आप, ऑर्गन्स लिख लीजिए, या फिर सेल्स लिख लीजिए, आपकी मर्जी। तो यही चीजें कहलाती हैं एसिमिलेशन। इसके बाद बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सम डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम फैट्स कैन नॉट बी अब्सॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। लेकिन यहाँ पर कुछ, यहाँ पर एक्सेप्शन भी है, जैसे कि फैट। अब ये ऐसी चीज है जो डायरेक्टली अब्सॉर्ब नहीं हो सकता है ब्लड के अंदर, तो अब क्या करें? कुछ तो करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे सारी चीजों की जरूरत है, फैट की भी तो जरूरत है। थोड़ी है लेकिन है ना, जाना तो पड़ेगा। अब इस चीज के लिए इसका अच्छी तरीके से एक डाइजेशन होता है, और इसी को हम इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट भी बोलते हैं। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। अभी तक आप सुनते आ रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं, लेकिन ये है, यही चीज हमें पढ़नी है। जैसे आपके लैक्टियल्स, बाइल है, ठीक है, गॉल ब्लैडर है, लिवर है, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होती है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में। चलिए देखते हैं कैसे होगा। आपके सामने एग्जांपल है ग्लाइसरोल एंड फैटी एसिड। ठीक है, These components attached to micelle, ये पहले मिलते हैं, जुड़ते हैं मिसल के पास, और एक कंपोनेंट बना लेते हैं, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिसल कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स। मिसल कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स। ठीक है, ये तीनों एक ही है, एक ही नाम है, एक कॉम्प्लेक्स का नाम है, जिसका जहां पर जो फैटी एसिड्स हैं वो जाकर अटैच हो जाते हैं इस ये जो मिसेल्स है इसके, और ये कंपोनेंट का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। These micelle component complex are reformed into chylomicrons। ये नाम आपने शायद से अभी तक ना सुना हो। काइलोमाइक्रोन्स चीज समझिएगा। सबसे पहले फैटी एसिड मिसेल्स के साथ जुड़े, क्या बनाया? मिसेल कंपोनेंट कॉम्प्लेक्स। अब ये जो मिसेल कंपोनेंट होता है, ये दोबारा से बनेगा, दोबारा से रिफॉर्म होगा, और इसको हम काइलोमाइक्रोन बोलते हैं। एक बार ये काइलोमाइक्रोन बना, उसके बाद क्या होगा? लेकिन उससे पहले ये जानिए कि ये काइलोमाइक्रोन क्या होता है। ये क्या होगा? बहुत ही सिंपल है, प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल होता है, जिसका फर्दर जो मेटाबोलाइजेशन है वो होना है ना। Then chylomicrons move into the lymph vessel। कहाँ गए? lymph vessel के पास। lymph vessel के पास क्यों गए? क्योंकि वहां पर जो digestive product है वो कहाँ चला जाएगा? blood। Finally, the digested and absorbed products reach the tissues to be utilized for their activities, and this is called assimilation। ठीक है, इसी को हम assimilation बोलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, डिसऑर्डर्स ऑफ जीआईटी, जो भी आप बोलना चाहें। डिसऑर्डर्स क्या होते हैं अभी आपके सामने आएगा। जब कोई भी सेल, जो भी टिश्यूज होते हैं, जो भी ऑर्गन्स होते हैं, अगर वो अपना काम नॉर्मली नहीं कर रहे हैं, तब डिसऑर्डर्स पैदा हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वॉमिटिंग। क्या होता है वॉमिटिंग? सब जानते हैं, है ना। जो अनडाइजेस्टेड चीजें होती हैं बॉडी के अंदर, ऑयली अगर वो बॉडी से बाहर आ रही हैं, तो दिस इज कॉल्ड वॉमिटिंग। वॉमिटिंग इज एन इनवॉलेंटरी एक्शन एंड इट मे कॉज बाय द फॉलोइंग रीजन। कौन कौन से? या तो फूड एलर्जी हो सकती है, अगर किसी को किसी चीज से एलर्जी है तो उसको दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन अगर गलती से
अगर गलती से उसका इंटेक हो जाता है तब ये कंडीशन पैदा हो सकती है। स्टमक इन्फेक्शन, है ना, स्टमक इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग इसका मेन कारण हो सकता है। अगर आप गलती से खराब खाना खा लो, कच्चा खाना अगर आपने खाया, तब ये कंडीशन हो सकती है। ठीक है। और जो गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स होता है ना, इसका क्या मतलब है? देखिए मैंने आपको बताया है, ये चीज समझाई है कि जब ईसोफेगस स्टमक में खुलता है तो एक दरवाजा वहां प्रेजेंट होता है जिसका नाम है गैस्ट्रो ईसोफेगियल स्फिंक्टर, है ना। अब इसका काम क्या है कि ईसोफेगस से जब स्टमक के अंदर खाना आएगा, आने के बाद वो बंद हो जाएगा, लेकिन अगर गलती से वो खुला रहेगा, वो दरवाजा खुला रहेगा, तो वो जो मेहमान आए थे स्टमक में वो वापस चले जाएंगे ईसोफेगस पर। अब ईसोफेगस तो उन्हें रखेगा नहीं, वो ऊपर की तरफ उसको पुश करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ऑरली वो जो चीजें हैं, वो जो भी है, वो मुंह से बाहर आ जाती है, एंड दिस इज कॉल्ड वॉमिट। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं डायरिया। व्हाट इज डायरिया? पेट दर्द, बोवल मूवमेंट अगर ठीक से नहीं हो रही है, दैट इज डायरिया। It is a condition of abnormal bowel movement and the appearance of the continuous discharge of fluid from the anus। और अगर एनस से जो आप कह सकते हैं एक फ्लूइड लाइक कुछ चीजें बाहर निकलती रहती है ना, कंटिन्यूअसली बाहर निकलती रहती है, दैट इज नोन एज डायरिया। डायरिया भी किन किन चीजों की वजह से हो सकता है आपके सामने अब आ रहा है, जो है फूड एलर्जी। हर एक चीजें फूड एलर्जी से रिलेटेड है। अगर आपको उस चीज से एलर्जी है तो आप दूर रहिए ना, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे पीनट से एलर्जी है, पीनट से एलर्जी है, अगर मैं पीनट खा लूं, है ना, या तो मैं गलती से खा लूं या फिर मन कर रहा है, एलर्जी देखी जाएगी, तो उसमें क्या होगा कि जो आपके एलर्जिक चीजें होती हैं जैसे कि हिस्टामाइन है, सेरोटोनिन है, हिपैरिन है, वो अपना काम करना शुरू कर देंगी, और जब वो अपना काम शुरू करेंगी तो वो किसी पे रहम नहीं खाती हैं, और वही तो होता है डायरिया, है ना। ठीक है, देन बात करते हैं वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी डायरिया हो सकता है। इसी के साथ बैक्टीरियल इन्फेक्शन एंड पैरासाइटिक इन्फेक्शन, इन सब इन्फेक्शंस की वजह से भी डायरिया कोज हो सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन ये क्या होता है? देखिए, कॉन्स्टिपेशन इज अ कंडीशन ऑफ इरेगुलर एंड डिफिकल्ट बोवल मूवमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय हार्ड एंड फीसेस। अगर फीसेस बहुत ज्यादा हार्ड है ना, तो वो बॉडी से बाहर निकलने में काफी दिक्कत करती है, और यही चीजें कहलाती हैं कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन में भी कॉज्ड बाय द फॉलोइंग फैक्टर, कौन कौन से? सबसे पहले इंडाइजेशन ऑफ डेयरी फूड्स। अगर जो डेयरी फूड्स है जैसे चीज है, कर्ड है, मिल्क है, अगर उनका डाइजेशन अच्छी तरीके से नहीं हो रहा है तब ये चीजें हो सकती हैं, है ना। इंडाइजेशन ऑफ फैट रिच जो फूड होते हैं, जो बर्गर होते हैं, जो चाउमीन होती है, तो आप खाते हैं छोले भटूरे, है ना, छोले भटूरे, आज तो आप कहेंगे अरे संडे है चलो छोले भटूरे, है ना। तो वो चीजें होती हैं, अगर उनका जो डाइजेशन है वो अच्छी तरीके से ना हो। उसी के साथ इंडाइजेशन ऑफ हाई फाइबर कंटेंट फूड। हाई फाइबर यानी अगर कार्ब की लेवल बहुत ज्यादा है, कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा आप खा लेते हैं, तब भी ये कंडीशन हो सकती है। और इसी के साथ साथ लैक ऑफ वाटर इन द फूड, अगर पानी का जो अमाउंट है, पानी का जो लेवल है बहुत ज्यादा कम है, तब भी ये चीजें हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं इस इनडाइजेशन की। व्हाट इज दिस इनडाइजेशन? देखिए, इनडाइजेशन का सिंपल है, बहुत आसान है, क्या मतलब होता है? अगर जो चीजें आप खा रहे हो वो अच्छी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो रही है, पाचन क्रिया अगर ठीक नहीं है, दैट इज नोन एज इनडाइजेशन। It leads to pain or discomfort in the digestive system. It may be caused by the following reason। पहला है inadequate digestive enzyme। सिंपल सी बात है, obvious सी बात है कि अगर digestive enzyme एक अमाउंट में नहीं निकलेंगे, एक सेट अमाउंट में नहीं निकलेंगे, तब ये पैदा हो सकती है कंडीशन इनडाइजेशन। एंजाइटी, ये जो एंजाइटी होती है, ये जो क्या कहते हैं इसको, एंजाइटी मतलब का मन मचलना, है ना, ये हो सकता है। इसी के साथ फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग की वजह से इंडाइजेशन हो सकता है। ओवर ईटिंग की वजह से इंडाइजेशन हो सकता है। ये तो कुछ चीजें हैं जिनकी वजह से इंडाइजेशन हो सकती है, इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है ना। यानी कि अगर आप बहुत ज्यादा फैट वाली चीजें खा रहे हो,
है। इसके साथ ही साथ अगर बहुत ज्यादा फाइबर वाली चीजें आप इनटेक कर रहे हो तब ये चीजें हो सकती है। चलो इसके बाद बात करते हैं एक और प्रोटीन डेफिशिएंसी जो सिंड्रोम होते हैं, जो प्रोटीन की कमी से जो प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दो चीजें होती हैं, क्वेशियोकर एंड मैरिस्मस। ये क्या होता है? देखिए सबसे पहली बात, ये कहाँ अराइज होते हैं, इनके चांसेस कहाँ ज्यादा होते हैं? उस जगह पे, उस एरिया में जहां पर सफिशिएंट फूड ना मिले लोगों को। ठीक है, जहां पर जो बच्चे हैं उनके जो उनका जो पेट है, उनकी जो बॉडी है उसके अंदर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंटर ना करे, तब ये चीजें पैदा हो सकती है। ठीक है, क्वेश्योरकर की अगर हम बात करें तो कॉजेस की मैं बात करूं, यहाँ पर प्रोटीन की कमी से होगा। मैरिस्मस में प्रोटीन भी और कैलोरीज भी, प्रोटीन भी और कैलोरीज भी, अब कैलोरीज भी जरूरी है। ठीक है, इसके बाद एज फैक्टर की बात करते हैं कि ये कब किन में ज्यादा पाया जाता है। देखिए ये जो क्वेशियोकर है ये 6 महीने 6 महीने से लेकर 3 साल तक के बच्चों में ये चीजें पाई जाती है। 6 महीने से 3 साल, क्योंकि आप सब जानते होंगे कि इम्यूनिटी का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इसी समय में होता है ना। इम्यूनिटी का डेवलपमेंट, बॉडी का डेवलपमेंट सबसे ज्यादा इसी एज में होता है। तो अगर यहाँ पर कोई चीज कम पड़ गई तो आगे पूरी लाइफ टाइम उसका सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ मैरिस्मस की बात करें तो बहुत छोटे बच्चे होते हैं जो 6 महीने से 1 साल तक के बीच के, उनको ये चीजें, उनको ये कंडीशन पैदा हो सकती है। इसके बाद बात करते हैं जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो कहाँ प्रेजेंट होगा, कहाँ एब्सेंट होगा। तो क्वेशियोकर में प्रेजेंट होता है और जो आपका मैरिस्मस है वहां एब्सेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं वेट लॉस की। यही है इसका मेन सिम्टम। क्वेशियोकर में इतना वेट लॉस नहीं होगा, होगा लेकिन इतना नहीं होगा, इतना नहीं होगा। लेकिन ये जो मैरिस्मस जिसमें कैलोरीज और प्रोटीन दोनों की कमी है, वहां पर बहुत ज्यादा वेट लॉस हो जाता है, बहुत ज्यादा। आप ये समझिए कि आप बाहर से उसकी रिब्स गिन सकते हैं जिनको ये होता है। छोटा सा बच्चा है, उसकी आप रिब्स देख पा रहे हो, क्या है ये? यही तो है वेट लॉस, सीवियर वेट लॉस, बहुत ज्यादा वेट लॉस होता है। माल न्यूट्रिशन हम इसको कह सकते हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं सिम्टम्स की। यहाँ पर क्या होगा, जो मसल्स होते हैं, जो हाथ पैर होते हैं, उनका थिनिंग हो जाता है, बहुत ज्यादा पतले हो जाते हैं। और यहाँ पर लिम्स का बहुत ज्यादा थिनिंग हो जाता है इस मैरिस्मस में। फैटी लिवर सेल्स की अगर मैं बात करूं तो फैटी लिवर सेल्स यहाँ पर एनलार्ज हो जाते हैं, एनलार्जमेंट ऑफ फैटी लिवर सेल्स, और यहाँ पर कोई एनलार्जमेंट नहीं होता है। टेक्सचर ऑफ द स्किन, जो मैरिस्मस होता है वहां पर ड्राई होगी, रिंकल्ड होगी। वहीं पर जो क्वेशियोकर है फ्लेकी स्किन हो जाती है, फ्लेकी पेंट अपीयरेंस आ जाता है स्किन पर। ठीक है, और रिक्वायरमेंट ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहां पर प्रोटीन की, और यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, कैलोरीज सब चीजों की जरूरत पड़ेगी इस मैरिस्मस। तो आप समझ सकते हैं कि कौन ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाला है आपको, उस मैरिस्मस। ठीक है, और ये कंडीशन मैंने आपको बताया कि उस जगह में ज्यादा हो जाती है, उस जगह में ज्यादा होती है जहां पर जो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड है वो ना मिले, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है ना, वहां ये चीजें ज्यादा होती है। चलिए, तो यहाँ कंप्लीट होता है आपका ये चैप्टर। सारी चीजें हमने कवर कर ली हैं, है ना। इससे आगे के चैप्टर में मिलेंगे फिर आप। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, और आप अपना ध्यान रखिएगा। तो करने की है क्या बात, जब फार्मेसी इंडिया लाइव आपके साथ। थैंक यू एंड टेक